ये बच्चे नमस्कार। आज मैं आपको आपकी सेकेंड बुक विस्टाज की तीसरी स्टोरी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, राइटर का नाम है तिसानी दोषी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर स्टोरी है और यह एक नेचर स्टोरी है, प्रकृति से संबंधित यह एक स्टोरी है और इस स्टोरी को मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी का मतलब यात्रा, एंड का मतलब अंतिम और अर्थ का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी के अंतिम भाग की यात्रा राइटर तिसानी दोषी करता है। बहुत सुंदर सी स्टोरी है, आप देखिएगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, राइटर का नाम है तिसानी दोषी। आइए इस कहानी को आप देखिएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इस स्टोरी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। इस दुनिया में 7 महादेश हैं और 7वां जो महादेश है उसका नाम है अंटार्कटिका। इसके पहले आप एशिया जानते हैं, अफ्रीका जानते हैं, अमेरिका उत्तरी जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जानते हैं, यूरोप जानते हैं। इस तरह से आप महादेशों का नाम जानते हैं। उसमें एक महादेश का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जहां कोई भी जीव जंतु निवास नहीं करते हैं। वो ठंडा प्रदेश है, पूरी तरह से अंटार्कटिका है वो बर्फ से ढका हुआ है। मैं बताऊं कि 90% दुनिया के जो बर्फ है वो अंटार्कटिका में है। दुनिया के 90% जो बर्फ है वह अंटार्कटिका में जमा है। तो चीज़ों को देखो, समझना है कि दुनिया के 90% जो बर्फ है वह अंटार्कटिका में जमा यदि है तो वहाँ कितना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता होगा। अंटार्कटिका में कितना माइनस में टेम्परेचर रहता होगा, इस बात को ना आपको जानने की बेहद ज़रूरी है। तो आगे मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। आप लोगों ने 10th क्लास में एक पोएम पढ़ा होगा, फायर एंड आइस, शायद आपको याद होगा। पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उस कविता में जो कवि है वो बतलाने का कोशिश किया है, द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, वंस इन फायर वंस इन आइस। दुनिया 2 बार बर्बाद होगी, एक बार आग में बर्बाद होगी या दुनिया पानी में बर्बाद होगी, ऐसा कुछ कवि कहता है। तो उसी चीज को कवि ना ऐसा इसलिए बोला है कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है, पूरी दुनिया की जो गर्मी है वह गर्मी बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा वह गर्मी बढ़ जाएगी कि दुनिया में आग अपने आप लग जाएंगे। या अंटार्कटिका के वही जो बर्फ है ना, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन इधर दुनिया में गर्मी बढ़ने के कारण वहाँ के जो बर्फ है ना वो पिघल रहे हैं। और जब वहाँ के बर्फ है वो पिघल रहे हैं तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा सोचिए कि यदि वहाँ के बर्फ पिघल रहे हैं तो वो बर्फ का जो आ रहा है वो पानी समंदर में आ रहा है और समंदर का जल स्तर जैसे जैसे ऊपर उठेगा वैसे वैसे क्या होगा, समंदर किनारे वाले जितने घर, नगर बस्ती, जमीन, जंगल, पहाड़ जो भी है वो सब डूबते चला जाएगा। और आप समंदर से जितने ऊंचाई पर रहते हैं उतने ऊंचाई तक यदि पानी आ जाए तो पूरा दुनिया है वो जलमग्न हो जाएगा। आपको बढ़िया से पता होगा कि कुल जो धरती है उसका 71% जो भाग है उस पर ना वाटर है, उस पर पानी है, और 29% जो भाग है उस पर ना लैंड है। तो ये बात को आपको बेहद जानना जरूरी है। तो 71% वाला पानी है वह जब बर्फ है वह जब पिघल जाएगा तो 29% को ढकना एकदम आसान हो जाएगा। तो इसी चीज को आपको समझना है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जिस स्टोरी में राइटर है वो बहुत से महत्वपूर्ण से, जिस स्टोरी में राइटर है वह बहुत महत्वपूर्ण से चीज़ों का विश्लेषण करता है, बहुत सारी बातों को बहुत बारीकियों से समझाने का कोशिश करता है। अंटार्कटिका को बतलाता है, अंटार्कटिका के बारे में बतलाता है, अंटार्कटिका पर मानव का क्या प्रभाव है। और राइटर है वो अंटार्कटिका में जाता हो, बर्फ की शिलाओं पर, चट्टानों पर चलता है। वह कैसे चलता है, इस स्टोरी में राइटर ने बहुत सारे चीज़ों को दिखलाने का कोशिश किया है। इस वीडियो में आप देखिएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, राइटर का नाम तिसानी दोषी। और इस स्टोरी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा ही, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो वन वॉयेज। राइटर कहता है यदि आप पृथ्वी के भूतकाल के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, भविष्य काल के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान काल में के बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, तो दुनिया का सबसे बढ़िया और सुंदर सा स्थान है जहां पर जा करके और आप पृथ्वी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। यदि आप अंटार्कटिका जाइएगा पृथ्वी के बारे में आप न सब कुछ जान पाइएगा। बोलता है, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकालस्की। लेखक बोलता है कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने खुद को, अपने आप को सवार पाया रशियन
एक एकेडमी सोकालस्की विमान था, जहाज था, उस पर उसने सवार पाया। हीडिंग टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका, और वह दुनिया का सबसे सूखा हुआ, दुनिया का सबसे ठंडा और दुनिया में जहां सबसे अधिक हवा चलता है ऐसा जगह था अंटार्कटिका। लेखक वहां जा रहा था। माई जर्नी बिगेन 1309 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। बोला मद्रास से 13.09 डिग्री पर मेरी जो यात्रा थी ना वह जहाज से शुरू होती है। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और बोला 9 समय बिंदुओं को मैंने पार किया। 6 चेक पॉइंट्स, 6 जांच बिंदुओं को पार किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 महासागरों को पार किया। एंड एट लीस्ट एज मेन इकोस्फीयर, और कई पारिस्थितिकी तंत्रों को राइटर ने अलग अलग तरह के वातावरण को पार करते हुए अंटार्कटिका पहुंचता है। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एंड एरोप्लेन एंड अ शिप। लेखक कहता है जब मैं अंटार्कटिका पहुंचा था तो पहुंचने में 100 घंटा समय लगा था, और बोलता है कि तब तक मैं कार से, हवाई जहाज से और समुद्री यात्रा किया था। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिक एक्सपीरियंस व्हाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वाज रिलीफ। इसीलिए जब वहां पर लेखक जाता है अंटार्कटिका में तो वहां पर जा करके वह ने देखा एकदम व्हाइट होरिजोन, चारों तरफ जैसे आकाश को आप देखिएगा खाली बादल ही बादल दिखाई दे रहा है, तो उससे भी ज्यादा उजला, जैसे बर्फ की चट्टान को आपने देखा होगा जो कलर होता है वो पूरा कलर का पूरा, जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, जहां तक आप देख पाइएगा पूरा का पूरा क्षेत्र है ना वह आपको वैसा ही दिखलाई देगा, मतलब उजला ही उजला दिखलाई देगा। लेखक बोलता है उसको जब देखा तो थोड़ा बहुत उसको राहत मिला। बोलता है आगे, फॉलोड अप विथ एन immense and profound wonder at its immensity and its isolation। लेखक कहता मैंने उसके एकांतपन को देखा कि क्या शानदार सा दुनिया का एक स्वर्ग, दुनिया के एक अजूबा सा जगह अंटार्कटिका इस सातवें महादेश के रूप में इस धरती पर है। बट मेनली एट हाउ देयर could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। लेकिन लेखक कहता है यह बात को आप जानिएगा तो बड़ा विचित्र सा महसूस होगा कि कभी इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के पार्ट हुआ करते थे, मतलब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही में सटा हुआ करता था, वो अलग नहीं था। तो दुनिया के जितने 7 महादेश हैं तो कभी प्रकृति में ऐसे कुछ हलचल हुए होंगे जिस हलचल से वो 7 भागों में बंट गए, लेकिन से पहले पूरा जो लैंड था ना, पूरा जो धरती था वह एक था। लेखक यह कहता है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अंटार्कटिका है वह इतिहास का एक पार्ट है, अंटार्कटिका इतिहास का एक भाग है। 650 मिलियन ईयर्स अगो ए जाइंट अमलगेमेटेड साउथर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना। बोला 650 मिलियन वर्ष पहले, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 650 गुने 10 लाख गुना कीजिएगा। बोला 650 मिलियन वर्ष पहले जो एक बहुत बड़ा सुपर कंटिनेंट था, मतलब सब जो महादेश है वो एक ही में मिला हुआ था, उसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और जहां पर आज वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित है उसके चारों तरफ एक में सटा हुआ एक सुपर कंटिनेंट था, उसका नाम था गोंडवाना। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय सब कुछ बिल्कुल अलग था। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, मानव का आगमन इस धरती इस पृथ्वी पर नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। और उस समय वातावरण जो था ना, टेम्परेचर वो बहुत गर्म रहा करता था, और फ्लोरा और फाउना जैसे एक कोशिकीय अमीबा और हाइड्रा का जैसे आप नाम जानते होंगे, उसी तरह से एक कोशिकीय जीव फ्लोरा और फाउना का आगमन हुआ था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थराइव, और 500 मिलियन वर्षों तक, 500 गुने 10 लाख, उतने हजार वर्षों तक गोंडवाना था से फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर विप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। लेकिन जब डायनासोर, आपको पता होगा इस पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलकाय या जलीय जानवर या जीव बोलिएगा तो उसका नाम था डायनासोर, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। तो डायनासोर का जब अंत हुआ, मतलब डायनासोर प्रजाति जब इस पृथ्वी से समाप्त हुई, तब इस
इस पृथ्वी पर मैमल्स का आगमन हुआ। मैमल्स का मतलब स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव का मतलब वैसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ऐसे जीवों को बोलते हैं मैमल्स। और इसी जीव में, इसी प्राणी में मानव भी आता है, क्योंकि मानव ही बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है। और उस समय जब मैमल्स का आगमन हुआ तो मैमल्स ने, उसमें खासकर इंसानों का आगमन हुआ, तो इंसानों ने इस पृथ्वी को फोर्स करने लगा, बल देने लगा, पृथ्वी को ना तोड़ने का इंसान ना प्रयास करने लगा बोलता। और इसको तोड़ तोड़ करके लोगों ने देश बना दिया, शेपिंग ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और इस प्रकार से उस महादेश, उस गोंडवाना को तोड़ तोड़ के लोगों ने देश बना दिया, देश को राज्य बना दिया, राज्य को जिला बना दिया, जिला में प्रखंड बना दिया, मंडल बना दिया, अनुमंडल बना दिया, उसमें भी पंचायत बना दिया, उसमें भी गांव बना दिया, गांव में भी टोला बना दिया, टोला में भी घर बना दिया। इस हिसाब से मैमल्स ने, स्तनधारी जीवों में खासकर इंसान ने उतने बड़े महाद्वीप को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे बना करके इतने खंडों में बना दिया। और आज पृथ्वी को आप जिस रूप में देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, आज ने इस प्रकार का रूप ले लिया है। टू विजिट अंटार्कटिका now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। लेखक कहता है अंटार्कटिका के बारे में जानना इतिहास का एक भाग रहा है, इस बात को जानने के लिए कि इंसान का आगमन किधर से हुआ था और इंसान का प्रस्थान किधर की ओर हो रहा है। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। अब इस प्रकार से ओजोन जो परत है, आकाश में जो ओजोनो मंडल है, वो मंडल जो ओजोनो मंडल है वो ना बेचारा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो सल्फर मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस छोड़ रहा है पृथ्वी पर, या एरोप्लेन जो आकाश में वायुयान चलते हैं उससे जो छूटने वाले गैस हैं, जिससे ओजोनो जो मंडल है ना वो रस्ट कर रहा है, वो पतला होता चला जा रहा है, जिसका मुख्य काम सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को छानना, रोकना और उपयुक्त मात्रा में ही प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर संप्रेषित करना, भेजना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वह क्या है कि उसको वो पतला होते चला जा रहा है और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें को वह कम छान पा रहा है। इसीलिए आज गर्मी बढ़ रही है, अधिक मात्रा में गर्मी इस प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है, इसलिए गर्मी ज्यादा लगता है बोलता है। और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ना विकास हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, ओजोनोस्फीयर है ना उसका विकास होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड है ना वह कम होना चाहिए, लेकिन हो उल्टी रहा है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दिस कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। और इन सारे चीजों को जब आप जानते हैं कि होता कितने दिनों में है, तो यह सब चीजें हैं वो मिलियन ईयर्स में होता है, लाखों वर्षों में होता है। इट कैन गेट प्रेटी माइंड बोगलिंग। India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas। अब इस प्रकार से भारत है ना वो नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर जा रहा है और उधर से एशिया महादेश है, इंडिया है ना वो धक्का लगा रहा है उत्तर की ओर और उधर से है ना से एशिया महादेश है। और जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो नीचे वाला जो मालवा है वो ऊपर निकल रहा है, जिसे हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। आपको पता होगा कि जहां आज हिमालय पर्वत है वहां मेरियाना नाम का एक गर्त हुआ करता था, बहुत बड़ा वहां गर्त हुआ करता था, लेकिन वह गर्त आज गर्त नहीं, वो बढ़ते 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 प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है और वह दुनिया की सबसे ऊंची शिखर बन चुकी है माउंट एवरेस्ट K2 वहां पर हिमालय में। तो आपको समझना है यह है हिमालय, तो चीजों को समझना है। आज भी हिमालय की जो ऊंचाई है तो वो बढ़ ही रहा है, लोगों के हिसाब से आज भी हिमालय की जो ऊंचाई है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बोलता ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कम्पोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्री डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द सी। अब इस प्रकार जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से अलग हो रहा है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से अलग हो रहा है, तो बीच में एक ड्रेक पैसेज खुल रहा है। पैसेज का मतलब रास्ता, तो बीच में जो दरार खुल रहा है, रास्ता खुल रहा है, वह क्या हो रहा है, रास्ता जब रास्ता खुल रहा है तो वहां से कोल्ड सर्कम्पोलर निकल रहा है, वहां से ठंडी हवा निकल रहा है और वह ठंडी हवा ना अंटार्कटिका में जा रहा है और अंटार्कटिका में जो वह ठंडी हवा जा रहा है जिससे कि अंटार्कटिका के बर्फ न पिघल रहे हैं। फॉर अर्थ
sun worshipping South Indian like myself 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination। लेखक कहता है मेरे जैसा एक व्यक्ति के लिए ततला दो, मेरे जैसा एक व्यक्ति के लिए जो सन वर्शिपर है का मतलब सूर्य देवता को पूजा करता, आराधना करता, उस व्यक्ति के लिए एक ऐसे जगह पर जाना जहां दुनिया का 90% बर्फ जमा है, उस जगह पर जाना और वह सुबह सुबह उठता है तो स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देता है, जल देता है, पूजा करता है, वैसी जगह पर जाना आप कल्पना कर सकते हैं कितना कष्टदायक हो सकता है। बोलता इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। अब इस प्रकार अंटार्कटिका में आप जाइएगा तो आप देखिएगा अंटार्कटिका में जाने से आपको पता चलेगा पिंग पोंग बॉल में चल रहे हैं। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा गुब्बारा बना दिया गया, उस गुब्बारे में आपको घुसा दिया गया है, वो गुब्बारा में कोई व्यक्ति का पांव का चिन्ह ही नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अंटार्कटिका में जब आप जाइएगा तो अंटार्कटिका में आप देखिएगा कि अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन चिन्ह नहीं मिलेंगे, साइन नहीं मिलेंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ मानव का आगमन हुआ भी था या हुआ है, यहाँ रहता है कि नहीं रहता है। जैसे इस धरती पर पृथ्वी पर जाने जाइएगा तो रोड मिलेगा, सड़क मिलेगा, नहर मिलेगा, गेट मिलेगा, घर मिलेगा, स्कूल मिलेगा, कॉलेजेज मिलेंगे, ईटीसी मिलेंगे, तो पता चलेगा कि ह्यूमन मेड है, आदमी से बना हुआ निर्मित यह जगह है, तो ऐसा कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन अंटार्कटिका में जाइएगा तो यह सब कुछ मिलेगा ही नहीं, इवन आदमी का पांव का चिन्ह, पैर का चिन्ह, संकेत भी नहीं मिलेगा। वहां पर नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं है, बिल बोर्ड्स, बिल्डिंग्स, कोई बिल बोर्ड्स नहीं लिखा हुआ मिलेगा, कोई प्रचार वरचार का बोर्ड सोर्ड, होर्डिंग टॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिलेगा, और ना ही कोई बिल्डिंग वहां निर्माण किया हुआ मिलेगा। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। और अंटार्कटिका में आप जाइएगा तो पृथ्वी के जो दृश्य को आप देखते हैं, ये सारे दृश्य वहां पता ही नहीं चलेगा। बोलता द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपी टू द माइटी मीजेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइस बग्स एज बिग एज कंट्रीज, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड बाय द साइज ऑफ बेल्जियम। अब अंटार्कटिका में जाइएगा तो खाली पहाड़ ही मिलेगा और बर्फ का पहाड़ मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ मिलेगा, जितना बड़ा बड़ा नहीं कहो देश मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा वहां बर्फ का चट्टान मिलेगा, जितना बड़ा बड़ा एक देश का क्षेत्रफल होता उतना बड़ा बड़ा। सबसे बड़ा जो वहां बर्फ का चट्टान को देखा गया है उसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम ना सबसे बड़ा वहां बर्फ का चट्टान है। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर अस्ट्रल समर लाइट। और गर्मी के दिन में लेखक यहां से जाता है, 24 घंटे के अंतराल में दिन गुजरता है। एंड ए यूबिक्यूटस साइलेंस इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंस और कार्विंग द आइस इट कॉन्क्रीट्स द प्लेस इट्स एन equivalence that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for humans the language डोंट गुड। अभी इस प्रकार से आप देखिए, प्रोग्नोसिस डोंट गुड। अभी इस प्रकार से आप देखिएगा जी, वहां पर आप जाइएगा तो देखिए कि बर्फ की जो चट्टान है ना वो टूट रहा है और टूटकर दूसरे चट्टान से टकरा रहा है और वह भी टूट रहा है और बर्फ की जो चट्टानें हैं ना वो पिघल रहे हैं। अब आप समझिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है वो बर्फ बन जाता है। पानी जब माइनस में चल जाता है तो वो बर्फ ही रहता है। आपने अपने घर में फ्रिज वगैरह में देखा होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी आ जाता है तो बर्फ की जो पानी वाली जो बोतल है ना आपस में सट जाते हैं, वो टूटते नहीं, पिघलते नहीं। लेकिन अंटार्कटिका में टेम्परेचर कितना 100 डिग्री माइनस में है, उसके बाद भी अंटार्कटिका के बर्फ न पिघल रहे हैं। आखिर क्यों पिघल रहे हैं? तो इसीलिए पिघल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी की जो गर्मी है उसका प्रभाव अंटार्कटिका पर मिल रहा है। और ओजोनो जो स्फीयर है ना, जो ओजोन मंडल है, उसमें अंटार्कटिका के ऊपर में एक होल हो गया है, एक छिद्र हो गया, उसे ब्लैक होल बोलते हैं, कृष्ण छिद्र बोलते हैं। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें न सीधे अंटार्कटिका पर पड़ रहे हैं, जिससे कि अंटार्कटिका की भी गर्मी बढ़ रही है और अंटार्कटिका भी पिघल रहा है। जैसे भारत का पहले कुछ ऐसे ठंडे जगह थे जैसे सिक्किम, दार्जिलिंग, मनाली, देहरादून, ये सब कुछ ऐसे जगह थे जहां लोग ना, नेतरहाट, ऐसे कुछ जगह थे जहां लोग ना गर्मी के दिन में जाना पसंद करता था। लेकिन आज ऐसे जगहों पर भी गर्मी के दिन में आप जाइएगा ना तो वहां भी टेम्परेचर ना 37, 38, 39, 40, 42 डिग्री मिलेगा। माने सामान्य पलामू का जैसा ताप है, झारखंड का जैसा तापमान है, इसी तरह का मिला जुला कर कुछ थोड़ा बहुत कम वहां का तापमान मिलेगा। अब वो अभी जगह ने ठंडा लगभग नहीं रह पाया है। बोलता है ह्यूमन इम्पैक्ट। अब आपको देखना है कि अंटार्कटिका पर
पर मानव का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, बियरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। मानव का आगमन इस पृथ्वी पर आज के 12,000 वर्ष पहले हुआ है। जिस भूगर्भीय जो घड़ी है, मतलब कि इस पृथ्वी की जब रचना हुई, बनी होगी, तब का जो सबसे अब तक जो समय हुआ होगा उसमें 12,000 वर्ष समय क्या है, कुछ भी नहीं है, नई के बरोबर है बोलता है। और इसी कम समय में, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट quite a merely etching of our domination over nature with our villages, towns, cities, mega cities। और इतने कम समय में हम जो व्यक्ति लोग हैं वह इस पृथ्वी पर क्या नहीं बसाया है, गांव बसाया है, शहर बसाया है, नगर बसाया है, महानगर बसाया है, और अभी बसाते हुए लोग न चले जा रहे हैं। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इस प्रकार से मानव की जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है, मानव की जो बढ़ती हुई तेज जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या से प्रकृति जो प्रदत्त है, सीमित जो प्रकृति में संसाधन है, उसके साथ इंसान है ना, वो बैटलिंग कर रहा है, मतलब संघर्ष कर रहा है। आज देखेंगे इंसान बालू के लिए, तो पत्थर के लिए, तो ईंटा के लिए, तो माटी के लिए, तो जमीन के लिए, तो क्या क्या चीज के लिए झगड़ा कर रहा है, क्योंकि मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो प्रकृति जमीन तो फैल नहीं रहा है, इंसान सिर्फ बढ़ रहे हैं। और आप जानिए इंसान कितने गति से बढ़ रहे हैं। पहला 1 अरब 1 मिलियन जनसंख्या पहुंचने में भाई साहब कई 100 वर्ष समय लगे थे। पहला जब 1 बिलियन जनसंख्या हुआ था, 1 अरब जनसंख्या पूरे पृथ्वी का हुआ था 17वीं शताब्दी में के अंत में, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो उसके लिए समय ना भाई पता कितने 100 वर्ष लग गए थे। लेकिन 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में मात्र 100 साल समय लगा। मतलब 19वीं शताब्दी में था ना, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में था ना, से 2 बिलियन लोग हो गए थे, और 2 बिलियन से 5 बिलियन में होने में लोगों को ना मात्र 100 साल लगा। अब 2 से 5 बढ़ गए, फिर 100 साल में 3 बिलियन लोग बढ़ गए, और अब आप देखिएगा पिछले 50 साल में ही पूरे पृथ्वी पर 2 बिलियन लोग बढ़ गए हैं। मतलब 21वीं शताब्दी के अंत तक लगता है कि इस पृथ्वी पर 10 बिलियन से ज्यादा, 10 अरब से ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो इस गति से मानव की जनसंख्या बढ़ रही है। बोलता है एंड द अनमिटिगेटेड, बोलता बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड व्हिच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। अब इस प्रकार से मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इस पूरे पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बढ़ता है, तो गर्मी बढ़ता है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। अब इस प्रकार जलवायु परिवर्तन ना एक बहुत बड़ा लेखक के समय ना वाद विवाद का टॉपिक हुआ करता था। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस मेल्ट मियरली, क्या अंटार्कटिका की पूरी तरह से बर्फ है वो पिघल जाएंगे। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बटेड, क्या गल्फ स्ट्रीम जो ओशियन करंट की धारा है वह बदल जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, और जैसा आज हम दुनिया के बारे में जानते हैं क्या यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। मे बी नॉट, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, आइदर वे। अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट। अब इस प्रकार जो भी हो, लेकिन अंटार्कटिका लेखक के समय एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट का वाद विवाद का टॉपिक रहा करता था। और अंटार्कटिका के बर्फ क्या सब पिघल जाएंगे, अंटार्कटिका क्या जो अस्तित्व में नहीं रह पाएगा, जैसा आज महादेश है वैसा, ये सब कुछ प्रश्न हुए करते थे। बोलता बट मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। चाहे जो भी हो, अंटार्कटिका की बर्फ जो चट्टान है उसमें 500 मिलियन ईयर्स मींस 500 वर्ष पुरानी ना कार्बन का जो परत है ना उसमें जमा हुआ है। बोलता इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। लेखक कहता है यदि हम पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में ज्यादा कुछ यदि जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो दुनिया का एक सर्वोत्तम सबसे अच्छा सा स्थान है जिसका नाम है अंटार्कटिका। आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए और आपको अंटार्कटिका का अध्ययन
करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विथ ऑन द सोकालस्की एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पिरेशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज which will help them foster a new understanding and respect for our planet। अब इस प्रकार से लेखक कहता स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम है, और स्टूडेंट्स ऑन आइस एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत लेखक है वो अंटार्कटिका जाता है, और अंटार्कटिका जा करके हाई स्कूल के बच्चों को उस कार्यक्रम स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम के तहत में एक मौका दिया जाता है पृथ्वी के अंतिम भाग तक जाने के लिए, अंटार्कटिका तक जाने के लिए, और अंटार्कटिका के प्रति है ना एक अच्छा व्यवहार विकसित करने के लिए, जिससे कि व्यक्ति लोग जब अंटार्कटिका बच्चे लोग जाएंगे तो अंटार्कटिका में जाकर देखेंगे कि अंटार्कटिका में तापमान माइनस में है, फिर भी वहां के बर्फ पिघल रहे हैं, क्यों? तो उसके लिए व्यक्ति लोग आकर के वहां से और इस पृथ्वी के लिए कार्य करेंगे कि यहाँ जंगल लगाया जाना चाहिए, प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए। बोलता इट्स बीन इन for operation in 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। अब इस प्रकार से देखिएगा जो यह जो अभियान है ना और स्टूडेंट्स ऑन आइस वो पिछले 6 वर्षों से चल रहा है और हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अंटार्कटिका जाने का मौका दे रहा है। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। अब इस प्रकार से वह बच्चे जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्रकृति के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन बच्चों को अंटार्कटिका जाने का मौका मिलता है। अंटार्कटिका जाते हैं, अंटार्कटिका से सीखते हैं पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में, और आ करके पृथ्वी पर लोगों को बतलाते हैं कि देखो यहाँ पेड़ लगाने की जरूरत है, प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं उन सारी चीजों को बचाने की जरूरत है, उसका संरक्षण करने की जरूरत है। ऐसा कुछ लोग ला करके यहाँ पर बतलाते हैं। बोलता द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो successful is because it's impossible to go anywhere near the south pole and not be affected by it. It's easy to be blaze out polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers melting and ice shelves collapsing, you begin to realize that the थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। अब इस प्रकार से लेखक है वो कहता है अंटार्कटिका में आप जाइएगा और वहां पिघलते हुए बर्फ को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि माइनस में टेम्परेचर होने के बाद भी यहाँ के बर्फ पिघल रहे हैं। इसका मतलब दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है, दुनिया में कि विश्व की उष्णता बढ़ रही है, पूरी दुनिया की गर्मी बढ़ रही है, अंटार्कटिका के पिघलते हुए बर्फ को देख करके आपको पता चल जाएगा कि यह बात ना एकदम सही है कि दुनिया की गर्मी बढ़ रही है। तभी तो माइनस में तापमान होने के बाद भी बर्फ पिघल रहे हैं, जहां बर्फ जमने चाहिए, जमे रहने चाहिए, वहां के बर्फ पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। लेखक कहता है कि अंटार्कटिका आप जाइएगा पिघलते हुए बर्फ को देख करके आपको पता चल जाएगा कि प्रकृति में छोटे से परिवर्तन के चलते बड़ा परिवर्तन कैसे हो जाता है। तो प्रकृति में एक छोटा सा परिवर्तन हो रहा है कि दुनिया की गर्मी बढ़ रही है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि अंटार्कटिका के बर्फ पिघल रहे हैं, तो पूरे दुनिया की धरती धीरे धीरे है ना वो पानी से ढकने लग रही है। बोलता है टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। बोलता the single celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wondrous and most important प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर अंटार्कटिका में आप जाइएगा तो वहाँ भी आपको ऑक्सीजन मिलेंगे, वहाँ जो ऑक्सीजन मिलेंगे तो अब आपको समझना है कि वहाँ जो एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जो पौधे हैं, अमीबा और हाइड्रा जैसे एक कोशिकीय जो पौधे हैं वो सूर्य के तापमान को लेते हैं और पृथ्वी से जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो बर्फ में है मतलब जल में है। तो सूर्य की प्रकाश, वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों जब मिलता है प्रक्रिया होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहलाता है, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, जिस प्रक्रिया के तहत क्या होता है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बोलता है आगे दैट अ फर्दर
depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will टेक इनटू प्लेस। अब इस प्रकार से आप देखिएगा, इसलिए लेखक है वहाँ जा करके यह बात को हम लोग को सलाह देता है कि प्रकृति में हमें छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर सब व्यक्ति मिलकर के छोटे छोटे इन चीज़ों पर अगर ध्यान देगा तो प्रकृति में जो बड़ा वाला परिवर्तन होने वाला है, जो गलत परिवर्तन होने वाला है, वह परिवर्तन नहीं होगा। अब इस प्रकार से मानव सभ्यता और संस्कृति इस धरती पर कायम रहेगा। बोलता वॉक ऑन द ओशियन, लेखक है वो ओशियन में चलता है, माने ओशियन मतलब सागर, महासागर में लेखक है वो चलता है। My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। बोलता है कि अंटार्कटिका मैंने गया तो सबसे अलग तरह का नज़ारा दृश्य जो मुझे देखने को मिला वो 65.55 डिग्री पर जब मेरी सोकालस्की जहाज चल रही थी। सोकालस्की हैज मैनेज टू वेग हरसेल्फ इनटू अ थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड व्हिच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। अब इस प्रकार सोकालस्की जो विमान था ना, वो बर्फ की जो चट्टान था ना उसके बीच जाकर के फंस जाता है, आगे वह नहीं पाता है। द कैप्टन डिसाइडेड वी वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वेयर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लांट एंड वॉक ऑन द ओशियन। अब इस प्रकार से कैप्टन ने बोला, जो जहाज को चला रहा था वो बोलता है कि सब लोग ना उतर जाइए और सब लोग मिलकर के ना इस जहाज को धक्का लगाइए। सो देयर वी वेयर ऑल 52 ऑफ अस कीटेड आउट इन कोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। इस प्रकार लेखक बोलता है कि हम 52 लोग थे, हम सब लोगों ने वहां से उतरा और उतर करके बोलता है वॉकिंग ऑन ए स्टार्क व्हाइट सीम्ड टू अ स्प्रिट फॉरएवर, और हम लोगों ने चलने लगा उस बर्फ पर और चल रहा था, जहां तक देख पा रहा था चारों तरफ उजला ही उजला दृश्य दिखलाई दे रहा था। बोलता है underneath our feet was meter thick ice pack and underneath that 180 meters of living breathing salt water। बोला कि हम लोग के पैर के नीचे खाली बर्फ की चट्टान था और उस चट्टान के नीचे पानी था ना, 180 मीटर गहरा पानी बह रहा था। इन द पेरिफेरी crab beater seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing short of a relevance, everything does indeed correct। अब इस प्रकार से 9 टाइम जोन 6 चेक पॉइंट्स, और लेखक अब ना अंटार्कटिका से वापस आता है और 9 समय बिंदुओं को पार किया था जाने के वक्त, 6 जांच बिंदुओं को पार किया था। तो लेखक 9 समय बिंदुओं को, 6 जांच बिंदुओं को पार करते हुए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर 3 सागरों को पार करते हुए, मेनी इकोस्फीयर लेटर और कई पारिस्थितिकी तंत्रों को पार करते हुए, आई स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानेट। लेखक है इनको पार करते हुए अपना प्लानेट पर, अपना ग्रह पर, धरती पर मतलब भारत में उसका आगमन होता है। हाउ इट बी इफ अंटार्कटिका वेयर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। लेखक कहता है, एक प्रश्न करता है कि अंटार्कटिका पहले जैसा एक गर्म जगह हुआ करता था, एक बार पुनः अंटार्कटिका गर्म जगह हो गया तब क्या होगा? तो पूरा पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स मैमस एंड ऊली राइन्स। या डायनासोर, मैमस और ऊली राइन्स जैसे जानवरों का इस पृथ्वी से अंत हो गया है, क्या इस पृथ्वी से मानव प्रजाति की समाप्ति हो जाएगी? हुज टू से, कौन कहता है? बट आफ्टर spending 2 weeks a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world। लेकिन टीनेजर्स मतलब किशोर, जो उत्सुक छात्र छात्राएं थे, जो अंटार्कटिका गए थे, हाई स्कूल वाले बच्चे जो प्रकृति के बारे में कुछ जानना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके साथ 2 सप्ताह अंटार्कटिका में बिताने के बाद ऑल आई कैन से इज दैट लॉट ऑफ हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट व्हाट डिफरेंस अ डे मेक्स। वह कहता है कि यह सब कुछ जो प्रकृति जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, वह हजारों और लाखों वर्षों में घटित होता है, एक दिन में तो यह होता नहीं है। लेकिन हम व्यक्तियों को एक एक दिन कोशिश करके प्रकृति को बचाने का कोशिश करना चाहिए, प्रकृति के संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए, जिससे प्रकृति पर जितनी चीजें हैं वह सब के सब चीजें विद्यमान रहे, उपस्थित रहे, जिससे कि यह आने वाले जो पीढ़ी के लोग हैं, जनरेशंस के लोग हैं, उनके लिए उपयुक्त हो सके। यह थी आपकी स्टोरी जिसका नाम था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। राइटर का नाम पिसानी दोषी। आशा करते हैं आपको पूरी स्टोरी बढ़िया से समझ में आई होगी। 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।